तो जय हिंद दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ की जॉब प्रोफाइल के बारे में। पहले भी मैंने एक दो वीडियो बनाए थे, लेकिन किसी कारण की वजह से वो डिलीट हो गए हैं। तो मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ बीएसएफ जॉब प्रोफाइल के बारे में। इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी दूंगा जो बीएसएफ से जुड़ी हुई है। पहले वीडियो में हो सकता है एक दो पॉइंट छूट गए थे, तो आखिर तक बने रहें। आपके जो भी प्रश्न है बीएसएफ को लेकर सबका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भी नया 2021 का जो एसएसजी था उसका बीएसएफ में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका ज्वाइनिंग डेट 21 दिसंबर का है। और सभी बंदों को 21 दिसंबर से पहले पहले ज्वाइनिंग कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आप 21 दिसंबर की डेट है आप 22 को जाओ ज्वाइनिंग करो, तो उस समय में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि बीएसएफ कई बच्चों को मिला है, जिसमें कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस बीएसएफ रहा होगा। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 1-2 नंबर से दूसरी फौज है सीएएसएफ से वगैरह से रह गए और उनका सिलेक्शन बीएसएफ में हुआ है। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो बीएसएफ में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो गलती से बीएसएफ डाल दिया था उन्होंने, जिसकी वजह से भी उनको बीएसएफ में ज्वाइनिंग करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए किसी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीएसएफ इतनी खराब फौज नहीं है जैसे लोग बताते हैं, बोला ये है वो है। मानता हूँ ड्यूटी थोड़ी हार्ड है दूसरी फोर्सेज से, लेकिन बीएसएफ भी बढ़िया फोर्स है। अगर आप में काबिलियत है तो आपको अच्छी जगह पे पोस्टिंग भी मिल जाएगा और आपको अच्छी जगह रहने को भी मिलेगा और ड्यूटी भी इतनी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले ट्रेनिंग की। तो देखिए जो बीएसएफ की जो ट्रेनिंग होगी वो जैसे राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, उसके बाद में मणिपुर है, बेंगलोर है, बंगाल है, ऐसे कुछ जो स्टेट्स है वहाँ पे इनके ट्रेनिंग सेंटर है बने हुए हैं जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद अपना हजारीबाग हो गया, वहाँ पे भी इनके ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, तो देखते हैं आपको कौन सा ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग टाइम में आपको पे कितना मिलेगा। तो देखिए ट्रेनिंग टाइम में नॉर्मली 21,700 आपका बेसिक पे रहेगा। उसके ऊपर डीए टीपीटी वगैरह सब मिला जुला के आपको तकरीबन 30,000 से लेकर 32,000 के बीच में जो आपका पे है वो रहेगा। क्योंकि ट्रेनिंग टाइम में जो अलाउंसेस है वो नहीं मिलते, जिसकी वजह से पे थोड़ा सा कम आता है। बाकी अलाउंस मिलने के बाद में आपका पे 6,000 से बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी आप जैसे आपकी पोस्टिंग होगी उस हिसाब के जो आपको है आपका पे बढ़ के आपको मिलेगा। ट्रेनिंग के अंदर में जो बात करते हैं कि आप कई बच्चे ऐसे हैं जिनका ज्वाइनिंग सीधा ही एसटीसी में करवाया गया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ज्वाइनिंग यूनिट में किया है। कई बच्चों ने सेक्टर हेडक्वार्टर भी ज्वाइनिंग के लिए उनको दिया गया है। ठीक है, तो कई बच्चे पूछ रहे थे कि भाई हमारा यूनिट में अगर हमें ज्वाइनिंग दिया है तो क्या हमारा ट्रेनिंग भी वहीं पे होगा। तो देखिए ज़रूरी नहीं है। अगर आपको यूनिट दिया गया, अगर वहाँ पे बगल में ट्रेनिंग सेंटर है, अगर आपको उसी ट्रेनिंग सेंटर के लिए वहाँ पे ज्वाइनिंग करवाया गया है तो आपका सीधा वहीं पे उसी ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा। वरना नॉर्मली क्या होगा कि आप जहाँ भी जिस यूनिट में मतलब आपको ज्वाइनिंग करवाया गया वहाँ पे आप रहोगे। अगर वहाँ पे 1 महीने करीब आपको रहना पड़ा तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब वहाँ पे जमा हो जाएंगे और वहाँ से आपको जो आपका एक जो सर्विस नंबर है वहाँ से दिया जाएगा, जो 8 नंबर का होता है वो आपको वहीं से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद में वहाँ से आपको जो भी आपको एसटीसी मिलेगी वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर में आपको भेज दिया जाएगा जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग चलेगी। ठीक है, और दूसरी बात कि ट्रेनिंग जो आपका यूनिट से लेकर ट्रेनिंग में जो जाने का खर्चा है वो आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब सरकार देगी, बीएसएफ देगी। आपको कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसके मन में डाउट था कि भाई यूनिट में ज्वाइनिंग किया बाद में हमें एसटीसी में जाना पड़ेगा तो फिर हमें खर्चा करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग में जैसे बताया था सुबह पीटी होगी, उसके बाद में परेड चलेगी, फिर शाम के टाइम पे वही होगा, जिसका मैंने पूरा अलग से वीडियो बना रखा है। अगर कोई देखना चाहता है ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में और ट्रेनिंग से पोस्टिंग के बाद अगर आपके पास में एक्स्ट्रा नॉलेज है, जैसे आप कोई अलग से कोई काम जानते हो, तो वहाँ पे जब ट्रेनिंग सेंटर में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको बताना है। अगर वहाँ पे पूछते हैं कि भाई किसको कोई एक्स्ट्रा काम आता है तो वहाँ बताना है। कोई कंप्यूटर चलाना जानता है तो वहाँ बताना है कि हाँ मुझे कंप्यूटर में चला सकता हूँ, कंप्यूटर को अच्छे से ऑपरेट कर सकता हूँ। आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आदि सब कुछ वहाँ पे बताना है। कोई इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, कोई भी आपको ऐसा एक्स्ट्रा नॉलेज है जो वहाँ पे आपको पूछा जाता है तो वहाँ पे बेझिझक वहाँ पे बताना है। अगर वहाँ आप बताओगे थोड़ा बहुत आपको काम आता होगा, थोड़ा बहुत वहाँ पे सिखाया जाएगा। इससे क्या है कि आप जब पोस्टिंग जाओगे तो वहाँ पे हो सकता है आप लोगों को हेडक्वार्टर में रोक दिया जाएगा और आपको बॉर्डर्स जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा उसमें। लेकिन बात यह है कि जब वहाँ एसटीसी में पूछा जाता है तो वहाँ पे बताना ये नहीं कि भैया हम ट्रेनिंग करेंगे बाद में हमें ये भी काम करना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी हमें। तो मानता हूँ कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन जब आप यूनिट में पोस्टिंग जाओगे तब आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बाकी बच्चे जिसको कुछ नहीं आता है, कोई काम नहीं जानता, उसको आखिर में हेडक्वार्टर में रहने का मौका बहुत कम मिलेगा। उसको जाना पड़ेगा बॉर्डर पे और बॉर्डर पे उसको ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, बात कर लेते हैं अब ट्रेनिंग में छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए ट्रेनिंग में नॉर्मली छुट्टी मिलना मुश्किल है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी है तो उन केस में आपको छुट्टी तुरंत मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात है, कई सारे बच्चों ने मुझे कॉल करके पूछा था कि भाई हमारा एग्ज़ाम है, अगर हम एग्ज़ाम है तो हम क्या करें, हमें छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो देखिए, अगर जिस लेवल में हम अभी भर्ती हुए हैं, अगर उससे अपर के लेवल की अगर वो एग्ज़ाम है, चाहे बेसिक पे उसका ज़्यादा हो, चाहे रैंक उसकी ज़्यादा हो, तो जब आप ज्वाइनिंग करते हो उसी समय पे वहाँ पे बता देना है कि भाई मेरा ऐसा एग्ज़ाम है सर, और मुझे आगे चल के छुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे आपको जमा करवाने, और वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख के देनी है एनओसी के लिए। वहाँ पे जो भी आईजी सर होंगे वो आपको, उनके पास जाएगा एप्लीकेशन, वो आपको जो एनओसी है वो दे देंगे, ठीक है। जो मेन अफसर होता है वही एनओसी दे देगा आपको, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं पोस्टिंग की, कि पोस्टिंग कब आएगी। तो जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, जब आपका पासिंग आउट परेड हो जाएगा, तब तक हो सकता है आपकी पोस्टिंग आ जाएगी। और जहाँ भी आपकी पोस्टिंग आएगी, नॉर्मली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, या हो सकता है आपको फिर छुट्टी, अगर आप आ जाते हो तो उसके बाद सीधा अगर पोस्टिंग मिलता है तो आपको फिर घर से भी जाना पड़ सकता है। बाकी हमारा हुआ ये था कि हम छुट्टी काटने के बाद वापस यूनिट में गए थे, और यूनिट से फिर हमें जो जिस जगह हमारी पोस्टिंग हुई थी उस फ्रंटियर से बंदे आए थे लेने के लिए, 2 बंदे आए थे, और फिर वो हमें लेके उस फ्रंटियर में गए थे। फिर जिस यूनिट में हमारा पोस्टिंग हुआ था वहाँ पे हमें भेज दिया गया था। तो ये हो गई पोस्टिंग के बारे में बात। उसके बाद पोस्टिंग के बाद आपको अलाउंस कितना कितना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे नॉर्मल इलाकों में आप रहोगे, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, उसके बाद में जो बांग्लादेश के चारों तरफ की जो बाउंड्री वगैरह है, तो ये जो नॉर्मल इलाकों में आते हैं जहाँ पे रिस्क कम है, वहाँ पे जो आपका अलाउंस है वो तकरीबन 6,000 के करीब रहेगा। उसके बाद में बात करें तो जम्मू की, जहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, जम्मू के कुछ इलाके, वहाँ पे आपको 9,700 मिलेगा। उसके बाद में कश्मीर हाई एल्टी में जहाँ खतरा ज़्यादा है, वहाँ आपको 17,500 करीब अलाउंस मिलेगा। इसके बाद में जहाँ बीएसएफ की छत्तीसगढ़ में ही पोस्टिंग आती है, तो वहाँ पे भी 9,700 और 17,500 अलाउंस मिलता है, ठीक है। मतलब जहाँ आप जिस इलाके में आप पोस्टिंग गए हो, अगर वहाँ पे खतरा ज़्यादा है तो आपको 17,500 मिलेगा, और खतरा कम है तो वहाँ पे 6,000 मिलेगा। और अगर नॉर्मल खतरा है तो वहाँ मतलब थोड़ा ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, एक रेंज का खतरा है, तो वहाँ पे आपको 9,700 करीब अलाउंस मिलेगा। मतलब अलाउंस को 3 भागों में बांटा गया है, 6,000, 9,700 और 17,500। आप जिस इलाके में आते होंगे उस इलाके के हिसाब से आपको जो भी है अलाउंस है, रिस्क अलाउंस है, वो आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे ये अलाउंसेस हो गए, रिस्क अलाउंस है, तो इनको जोड़ के जो आपका पे है वो पोस्टिंग के बाद जब आप जाओगे तो कितना हो जाएगा। तो नॉर्मली आप ट्रेनिंग सेंटर में आपका 30 से 32,000 आएगा। उसके बाद में हम 6,000 मान के चलते हैं, तो 6,000 और आपके अकाउंट में जुड़ेगा, तो आपका जो पे है वो 36 से लेकर 38,000 के करीब आपका पे चला जाएगा। सब कुछ काट के आपके अकाउंट में 36 से लेकर 38,000 रुपये आएंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह सकता है, ये जरूरी नहीं है कि इतना ही आए। इसके बाद में आपको साल में एक बार 7,000 के करीब आपको बोनस मिलेगा। दिवाली के ऊपर बोनस जो मिलता है 7,000 रुपये वो मिलेगा। इसके अलावा आपका जो जुलाई महीने में एक बार 10,000 रुपये आपको मिलेंगे, जो क्लोथिंग के लिए, जो अपना कपड़े वगैरह लाना, जूता वगैरह लाना, तो इसके लिए 10,000 रुपये अलग से बीएसएफ देती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, आप जब छुट्टी काटते हो तो छुट्टी काटने का जो भी आपको खर्चा आने जाने का है वो आप टीए फॉर्म भर के आपको मिल जाएगा। उसके बाद में जो आपके मेडिकल बिल होंगे वो भी आप क्लेम कर सकते हो। मतलब बहुत सारे ऐसे फायदे, अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। इसके बारे में बात करते हैं कि ड्यूटी की, तो हमारी ड्यूटी किस हिसाब से रहेगी। देखिए, अगर आप बॉर्डर पे जाते हो तो बॉर्डर पे आपकी ड्यूटी मैंने पहले ही बताया था कि 6 घंटे दिन में और 6 घंटे रात में रहेगी। उसके बाद में आपका थोड़ा बहुत वर्किंग वगैरह होगा और आराम के लिए थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं ड्यूटी हेडक्वार्टर में। तो अगर आप हेडक्वार्टर में रहते हो तो वहाँ पे 6 घंटे की ड्यूटी नहीं होती है। वहाँ पे जो ड्यूटी है वो 3 घंटे की ड्यूटी रहेगी, फिर 6 घंटे का रेस्ट, फिर 3 घंटे की ड्यूटी, ऐसे एक 24 घंटे का सर्कल है, चलता रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि दिन के टाइम में 3 घंटे ड्यूटी, 3 घंटे रेस्ट और फिर 3 घंटे की ड्यूटी आती है। कभी कभी जैसे बंदे कम है तो उस समय पे हो जाता है, ठीक है। ड्यूटी इतनी हार्ड नहीं है, लेकिन ये है कि बॉर्डर पे जो ड्यूटी है वो थोड़ी लंबी हो जाती है। बाकी इतना कोई मुश्किल नहीं है, आपको बाद में आराम के लिए भी टाइम मिल जाएगा। जो पढ़ने वाले हैं हो सकता है उनको थोड़ा कम टाइम मिलेगा, लेकिन अगर आप मैनेज करते हो तो आपको पढ़ाई के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं सबसे बड़ी जो है बात कि डिपार्टमेंटल एग्जाम हम कौन कौन से दे सकते हैं, ठीक है। तो सभी डिपार्टमेंट में शायद आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हो। एक जैसे CISF है उसमें आपको ASI का एग्जाम देना पड़ता है 5 साल के बाद में, ठीक है। लेकिन BSF की अगर हम बात करें तो BSF में आप 3 साल की सर्विस के बाद में आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हो। इसके लिए आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हो। SIGD का आप एग्जाम दे सकते हो, जिसे SILDC कहा जाता है। उसमें एग्जाम पैटर्न की बात करें तो नॉर्मली जो SSC GD कांस्टेबल का जो पेपर स्टाइल है वैसा ही आएगा। इसमें
जो पहले जो 100 नंबर का था अभी 160 नंबर का हो गया है शायद। तो जो उसमें 200 नंबर का पेपर आएगा, जो SSGD कांस्टेबल का 100 नंबर का था, तो ये जो है SI LDC का वो 200 नंबर का पेपर आएगा, जिससे 50 मार्क्स का आपका गणित हो गया, 50 का आपका रीजनिंग हो गया, 50 का आपका हिंदी और इंग्लिश था जैसे उस अपना SSGD कांस्टेबल में। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आएगा, हिंदी ऑप्शन में नहीं आएगा, तो ये बात ध्यान रखना। जिसकी और एक बात सबसे बड़ी बात, जिसका इंग्लिश ठीक है, जिसका अंग्रेजी पावरफुल है, वो बंदा इसमें आराम से पास कर जाएगा, क्योंकि रीजनिंग हो गया, गणित हो गया, इसमें नंबर कम आने का कोई चांस ही नहीं। उसके बाद में इंग्लिश है, वही टफ पड़ता है। बाकी जीके में भी बंदा आराम से 25 नंबर ले आता है। उसके बाद में जीके आएगा, जिसमें जीके और BSF से जुड़ी हुई कुछ बातें होंगी, जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो टोटल 200 नंबर का आएगा। और उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में 25 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आप 25 नंबर से कम लाते हो तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे, और आप चाहे 150 नंबर ही क्यों ना लाओ बाकी 3 सब्जेक्ट में, अगर एक दूसरे एक सब्जेक्ट में अगर आपके नंबर कम है तो आप उस एग्ज़ाम से अपने आप ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसके बाद में जो है, आप 5 साल के बाद में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का एग्जाम दे सकते हो, ASI स्टेनो का दे सकते हो। ये 10+2 का है, मतलब जो 12वीं कक्षा पास है वो बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल RO और RM। ये भी 5 साल की सर्विस के बाद में आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका या तो RO या RM का जो रेडियो मैकेनिक का जो ITI होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आप साइंस से, आप अगर 10+2 साइंस है आपका, तो वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। बाकी दूसरा नहीं दे सकते, जैसे कॉमर्स किया है मैंने खुद, लेकिन मैं RO RM का एग्जाम नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं कोर्स की। BSF में कोर्स कितने साल बाद करने को मिलता है, और कोर्स के बाद में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो अगर कोर्स की हम बात करें तो BSF में बहुत सारे कोर्स है। PT का हो गया, ड्रिल का हो गया, वेपन का हो गया, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं। कई बच्चे हैं जो घर से नर्सिंग असिस्टेंट का काम सीख के आते हैं, तो यहाँ पे आके भी आप बता रहे हैं नर्सिंग असिस्टेंट का ट्रेनिंग सेंटर में आप बता देते हो। तो यूनिट में जाके जब आपसे पूछा जाएगा, आप बताओगे कि मैं नर्सिंग असिस्टेंट का काम कर रखा हो, तो आपको यूनिट में जाते ही हो सकता है आपको जो MI रूम है या जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको सेवा देने का मौका मिलेगा, और आपको बॉर्डर भी नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा कमांडो कोर्स की बात करें तो NSG है, SPG है। इसमें आप कोर्स करके आपका अगर आपकी अच्छी ग्रेडिंग आती है तो 5 या 6 महीने के अंदर अंदर आपकी पोस्टिंग आ जाती है। लेकिन इसमें सर्विस का है कि 4-5 साल सर्विस होनी चाहिए, उसके बाद ही आप NSG का कोर्स कर सकते हो। ठीक है, और कोर्स करने के बाद में अगर आपकी अच्छी ग्रेडिंग आती है तो आप STC में आपको पोस्टिंग मिलता है, जहाँ आप बच्चों को सिखाओगे। जैसे हम जाएंगे ट्रेनिंग में, आप लोग जाओगे तो वहाँ पे जो उस्ताद होंगे उनकी जगह पे आपको भी पोस्टिंग मिल सकती है। और इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन बताते हैं कि 3 साल की सर्विस के बाद ही कोर्स कर पाते हो, लेकिन कभी कभी पहले भी भेज दिया जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कोर्स के ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में बात करते हैं कि होम पोस्टिंग, क्या BSF में होम जोन में पोस्टिंग मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखिए, BSF में होम जोन में पोस्टिंग मिलता है, लेकिन इसके लिए ये होना चाहिए कि आप जिस इलाके से हो वहाँ पे BSF होनी चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि आप जहाँ पे हो वहाँ पे आपके इलाके में BSF की कोई कंपनी नहीं है, ना कोई बटालियन है, तो फिर आपको पोस्टिंग नहीं मिल सकता। सबसे बड़ा फायदा किन लोगों के लिए है, जो गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, पंजाब के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, जो बांग्लादेश के चारों तरफ के जो स्टेट है जो बॉर्डर से लगे हुए, इनको क्या है जल्दी पोस्टिंग मिल जाती है। ज़्यादातर BSF जो है यहीं पे इन्हीं इलाकों में रहती है। बाकी कुछ स्टेट ऐसे है जहाँ पे BSF है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे यूनिट्स बहुत कम है। ठीक है, बाकी होम जोन का भी मिल जाता है पोस्टिंग आपको, अगर आप लिख के देते हो कोई आपके कारण है इस वजह से मैं अपने स्टेट में नौकरी करना चाहता हूँ, तो आपको होम पोस्टिंग भी मिल जाती है। तो ये सारी बातें होंगी BSF से जुड़ी हुई। अगर कोई बात ऐसी है जो छूट गई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, या फिर मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते थे कि रेजिग्नेशन का जो कॉस्ट है, या फिर जैसे हम अगर मैं 1 साल ट्रेनिंग किया है, ट्रेनिंग के बीच में मैं छोड़ के चला गया, या फिर 4-5 साल सर्विस करके मैं चला गया, तो उस समय पर जो मेरा, जब मैं जॉब छोड़ के जाऊँगा, मैं रिज़ाइन दूंगा, तो उसका जो कॉस्ट है वो कितना बनेगा। ठीक है, देखिए कितना बनेगा ये फिक्स मुझे भी इतना अंदाज़ा नहीं है कि कितना बन सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा कि जो कॉस्ट है वो पर डे के हिसाब से गिनती होता है। अगर आपका एक दिन का जो कॉस्ट है अगर 600 रुपये 800 रुपये लगा है, तो आप जितने दिन भी ट्रेनिंग करोगे, अगर आप 300 दिन 350 दिन जितने भी दिन ट्रेनिंग करोगे, उसके हिसाब से उस 800 को गुना किया जाएगा आपके जितने भी दिन है उससे, और उसके बाद में जितना पैसा आएगा वो सारी आपकी कटिंग बनेगी। इसके बाद में जो सामान आपने लिया होगा, जो सामान आपका इश्यू हुआ होगा, इन सब की कटिंग बना के भी आपको सारा पैसा जमा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद में आखिरी बात यही है, कई बच्चों के मन में डाउट था कि BSF अच्छी है, BSF बुरी है, BSF में जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या BSF में जब हम जॉब करेंगे तो हमें परेशान करेंगे, क्या BSF की जॉब अच्छी है नहीं है। उसके बाद में कई लड़कियों ने भी कमेंट करके पूछा था कि क्या BSF में लड़कियों को परेशान किया जाता है, या BSF में लड़कियों के लिए जॉब सेफ है या नहीं है, वहाँ पर जाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी।
तो देखिए जॉब किसी के लिए भी बुरी नहीं है, बीएसएफ एक बहुत ही बढ़िया जॉब है। आप बस यही है कि बीएसएफ की जो मेन ड्यूटी है वो बॉर्डर पे रहती है। तो आप अगर ये बोलो, अगर जैसे 100 बंदे अगर हैं, अगर 60 बंदों को बॉर्डर पे रहना जरूरी है और हम ये बोले कि नहीं भी हम 60 को भी हेडक्वार्टर में ले आओ, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, बंदे चेंज होते रहते हैं, हेडक्वार्टर वाले बॉर्डर जाते हैं, बॉर्डर वाले हेडक्वार्टर में आते हैं, लेकिन जो नॉर्मली ड्यूटी है वो हमारी बॉर्डर पे ही रहेगी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सबको जो बॉर्डर पे ड्यूटी है वो करनी पड़ेगी। लेकिन लड़कियों का ये है कि लड़कियों को उन जो कंपनी है वहाँ रखा जाएगा, एक या 2 कंपनी में रखा जाएगा, हर कंपनी में ज़्यादातर बांटा नहीं जाता है। अगर लड़कियाँ ज़्यादा है तब दूसरी कंपनी में भेजा जा सकता है, बाकी अगर लड़कियाँ कम है तो उनको 1 या 2 जगह ही रखा जाएगा, जिसकी वजह से लड़कियाँ एक साथ में रह सके और परेशान होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि लड़कियाँ हो या लड़के किसी को भी परेशान नहीं किया जाता। और लड़कियाँ हैं तो उनको इतना परेशान नहीं किया जाता, उनको ड्यूटी में भी दो लड़कियों को साथ में भेजा जाता है और अलग से उनका ध्यान भी रखा जाता है, कोई उनको परेशान नहीं करता, कभी अफसर भी उनको कोई परेशान नहीं करता। और अगर उनको कोई परेशान करता है, अगर उसका वो रिपोर्ट आगे देती है तो उसकी भी सुनवाई तुरंत हो जाती है और उनको जो भी डाउट है, जो भी प्रश्न है उनके या कोई परेशानी उनको हो रही है तो उसका सॉल्यूशन भी हाथ कर दिया जाता है। तो बीएसएफ बुरी जॉब नहीं है, बीएसएफ अच्छी जॉब है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप स्टेट पुलिस में जॉब करते हो या आपको जो आप सिविल जॉब कोई मिल रही है बीएसएफ से, फिर आप ये सोचते हो कि नहीं यार मैं इसमें नहीं जाना था, मैं सिविल में जाना चाहता हूँ, तो उस समय पे जो आप गलती कर रहे हो। बीएसएफ जॉब बढ़िया है, बीएसएफ जॉब बुरी नहीं है, 1 नंबर की जॉब है और आपको बीएसएफ में रह के कभी पछतावा नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सिविल जॉब छोड़ के बीएसएफ में आ रहे हो तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि बीएसएफ अच्छी जॉब है, पैसा भी अच्छा है। लेकिन अगर आप बाद में ये सोचोगे यार मुझे बीएसएफ फैमिली के साथ रहने नहीं दे रही, मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, अगर तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं कहता फैमिली के साथ रहने को नहीं मिलेगा, मौका भी मिलेगा फैमिली के साथ रहने का और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन बीएसएफ में जो फैमिली की सुविधा है, फैमिली क्वार्टर की सुविधा है, अगर 100 बंदे हैं तो उसमें 20 या 30 बंदे फैमिली रख सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि जितने बंदे सारे के सारे अगर फैमिली रखे तो ये मुश्किल है, क्योंकि अगर 100 बंदे हैं तो 100 को फैमिली नहीं रख सकते। अगर आप बॉर्डर पे रहेंगे और वहाँ पे अगर आप सोचो मैं फैमिली रखूंगा तो ये मुश्किल है, क्योंकि बॉर्डर पे आपको पता ही है थोड़ा बहुत खतरा रहता है, वहाँ पे फैमिली रखने की आपको कोई भी परमिशन नहीं देगा। तो इसलिए मैं कहूँगा जिन बच्चों का सिलेक्शन अगर सिविल फोर्सेस में हुआ है या फिर पुलिस में या किसी दूसरी जो जगह पे हुआ है, भले ही इससे आपको 1-2 हज़ार या 5 हज़ार पे कम मिले, लेकिन अगर वहाँ पे हुआ तो आपको बीएसएफ में ज्वाइनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं होता है। अगर आप अपने परिवार के साथ में रह सकते हो, अगर अपने परिवार के साथ में खुश हो, दूसरी जगह हो, तो आप वहाँ पे ट्राई करो। और जब भी जितने भी बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो नए फॉर्म अप्लाई करने वाले उनसे मैं यही कहूँगा कि आप ये मत सोचो कि मैं फौज, देखो फौज सारी फौज है, चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे दूसरी हो, सभी फोर्स है, कोई भी ऐसी नहीं है जो खराब ड्यूटी हो, ठीक है। बस आपको ये देखना है किसमें मैं ड्यूटी करूंगा तो मैं अपने परिवार के साथ रह सकता हूँ, किसमें ड्यूटी करूंगा तो मेरे लिए फायदा रहेगा, मैं आगे भी पढ़ाई कर सकता हूँ, ये सब सोच के फिर आपको पोस्ट प्रेफरेंस पे डालना है एसएससी जीडी की नई वैकेंसी में। बाकी ये ना हो कि आपके नंबर अच्छे आ जाए, उसके बावजूद आपको बीएसएफ मिले, फिर आपको पछतावा हो। मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मुझे पता है कि कितनी दिक्कत होती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ध्यान रखिए, सोचे समझे, 1-2 बंदे से सलाह ले। अगर आपको वहाँ भी अगर सलाह अच्छी नहीं मिलती तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछे, मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।